Hello everyone, welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik and today we are going to start chapter 4.2. Chapter 4.2 में हम मेनली डील करने वाले हैं विद प्री शिपमेंट फाइनेंस। हमने इससे पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन किया उसके अंदर हमने समझा कि दो तरह के फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली प्री शिपमेंट फाइनेंस के ऊपर डील करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोर्स को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स में इनरोल कर लीजिए। कोर्स में इनरोल करने का बेनिफिट आपको होगा कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप एंड इनरोल इन द कोर्स। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं, जो भी कोर्सेज हैं, उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 4.2 दैट इज ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंस। बेसिकली प्री शिपमेंट क्रेडिट की बात हम करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम पिछले चैप्टर में भी समझ चुके थे कि हमारे एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने से पहले फंड्स चाहिए होंगे। और फंड्स क्यों चाहिए? क्योंकि उसने रॉ मटेरियल लेना है, उसने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के लिए पे करना है, पैकिंग, लॉजिस्टिक और शिपमेंट की कॉस्ट भी पे करनी है। इसलिए हमें फंड्स तो चाहिए बिफोर वी हैव एक्चुअली शिप्ड आवर गुड्स, राइट। लेकिन आपको उसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं मिलता एक्सपोर्ट फाइनेंस के अगेंस्ट, एज वी अंडरस्टूड इन लास्ट चैप्टर कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए ट्रांजेक्शन वाइज आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना होगा। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न फाइनेंस लेने का क्या होता है कि अगर आप अपनी सेल में अपने बायर को क्रेडिट टर्म प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें भी शिपमेंट के बाद पैसे आने में टाइम लगेगा और उस दौरान भी आपको वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। एंड देन थर्ड पॉइंट इज कि प्री शिपमेंट फाइनेंस की मदद से आपको प्रॉपर लिक्विडिटी मिल जाएगी। एक्सपोर्टर का ऑर्डर भी प्रॉपरली हम इंश्योर कर सकते हैं कि स्मूथली फुलफिल हो जाए। चार टाइप के मेनली प्री शिपमेंट फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट इंडियन करेंसी में हो तो उसको ईपीसी बोलते हैं, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट या पैकिंग क्रेडिट लोन। अगर आप फॉरेन करेंसी में ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड पीसीएफसी। ओके। देन थर्ड ऑप्शन है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव। आपको जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलने वाले गवर्नमेंट से, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक, आप उसके अगेंस्ट एडवांस ले सकते हो। एंड एडवांस अगेंस्ट चेक और ड्राफ्ट रिप्रेजेंटिंग एडवांस पेमेंट। ठीक है, अगर आपको कुछ एडवांस पेमेंट मिली है उसके अगेंस्ट भी फाइनेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पैकिंग क्रेडिट लोन्स या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। कौन एलिजिबल है इस चीज के लिए? पैकिंग क्रेडिट क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि गुड्स को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद प्रोड्यूस करके प्रोसेस करके पैक करना फॉर शिपमेंट, तब तक के लिए अगर आपके जो फंड्स फाइनेंस किए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पैकिंग क्रेडिट। ओके। प्री शिपमेंट फाइनेंस में भी आपको पैकिंग तक गुड्स जो पहुंचाने हैं उसके लिए आपको फाइनेंस दिया जा रहा है। कौन एलिजिबल है इसके लिए? एक ऐसा एक्सपोर्टर जिसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म हो या फिर बायर से लेटर ऑफ क्रेडिट उसको ऑलरेडी मिल चुकी हो। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर एक एक्सपोर्टर है तो उसके पास आईसी कोड तो होना ही चाहिए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड। नंबर 3, आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट में नहीं होना चाहिए वो पर्सन। आरबीआई की क्वेश्चन लिस्ट होती है डिफॉल्टर्स की या जो लोग लो बहुत ज़्यादा ब्रेक करते हैं तो उसमें ना हो। और ना ही ईसीजीसी की स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट में हो, कि ईसीजीसी में भी कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल होते हैं कि आपको अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फाइनेंस कराना है या इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कराना है तो आपको अप्रूवल चाहिए होगा ईसीजीसी का, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देन रिक्वायर्ड लाइसेंसेस फॉर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। अगर आपका रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। एंड गुड पास्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो जिस भी एक्सपोर्टर के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर ईपीसी और पीसीएल। फाइनेंस मिलता किस तरह से है? जितनी भी आपकी ऑर्डर की एफओबी वैल्यू है, एफओबी वैल्यू मतलब क्या हो गया? गुड्स को शिप पे बोर्ड करने तक की।
गुड्स की शिपिंग कॉस्ट नहीं इंक्लूड करते हम, राइट, बट शिप पे बोर्ड करने तक की जितनी कॉस्ट है, लाइक प्रोडक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस ट्रांजिट के दौरान, राइट, एंड शिप पे बोर्ड करने तक का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाएंगी बेस्ड ऑन द ऑर्डर वैल्यू। ओके, डिडक्शन फॉर फ्रेट 10% एंड 1% इंश्योरेंस इफ ऑर्डर इज ऑन CIF बेसिस। अगर आपका ऑर्डर जो है CIF पे है तो उसमें से एक जनरल रेट पे डिडक्शन होगी 11%, ये कि 10% तो फ्रेट का और 1% इंश्योरेंस का आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद बैंक अपना मार्जिन भी रख के चलेगा, मतलब आपके ऑर्डर की FOB वैल्यू अगर 10 लाख है तो बैंक सीधा 10 लाख पे नहीं फाइनेंस कर देगा, बैंक ये मार्जिन लेके चलेगा कि आपके गुड्स का लॉस भी हो सकता है रास्ते में, हो सकता है कि बायर पेमेंट ना करे, इस चीज़ का भी रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है, तो इसलिए वो अपना मार्जिन कुछ ना कुछ रख के 20%, 25% जितनी अमाउंट बचेगी उस पे फाइनेंस देगा बैंक। ओके, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बैंक रखेगा। तो ये हो गया आपका क्वांटम ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस आपको मिलना कितने वाला है। और मार्जिन किस चीज़ पे डिपेंड करता है बैंक का, ऑर्डर का नेचर, साइट और यूजेंस। मान लो अगर आप एक ऑर्डर ऐसा फाइनेंस करवा रहे हो जो ऑन साइट पे होने वाला है, मींस क्रेडिट पीरियड कम है, क्रेडिट रिस्क कम है, तो वहां पर क्या कर सकता है बैंक, कम मार्जिन ले सकता है, लेस मार्जिन बिकॉज रिस्क लोअर है। लेकिन जहाँ पे क्रेडिट पीरियड भी अप्लाई कर दिया वहाँ पे तो रिस्क बढ़ गया, तो बैंक वहाँ पे हायर मार्जिन लेगा। सिमिलरली अगर पेरिशेबल गुड्स हैं, जो गुड्स शिपिंग में भी खराब हो सकते हैं, वहाँ पे हायर मार्जिन लेगा क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ गया। एंड एक्सपोर्टर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्जिन कम ले रहे हैं या ज़्यादा। ओके, अब ये जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है इसके क्या स्टेजेस हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है लिमिट का सैंक्शन होना। ओके, सो a comprehensive assessment is undertaken by bank before sanctioning pre-shipment credit limit. This include evaluating exporters. आप एक एक्सपोर्टर को लिमिट देने से पहले उसको अच्छे से इवेल्युएट तो करोगे, नॉर्मल भी अगर बैंक कोई फाइनेंस देता है तो वो कुछ चीज़ें इवेल्युएट कर रहा है, स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के अंदर को क्या इवेल्युएट करेगा वो, उसकी प्रोफाइल एंड बैकग्राउंड, बिजनेस की हिस्ट्री, ऑनरशिप, मैनेजमेंट, मार्केट रेपुटेशन, ये सब चीज़ें देखेगा। पास्ट के फाइनेंशियल देखेगा कि अब तक कितनी सेल रही है, टर्नओवर कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, बैंक के पास सॉरी कस्टमर के पास कैश कितना पड़ा रहता है और कितना लोन ले रखा है, ये सारी चीज़ें बैंक चेक करेगा। एंड एक्सपोर्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्या शिपमेंट के शेड्यूल्स पूरे कर पाए हो आप, क्या मार्केट आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई किया हुआ है या नहीं, ये सब देखेंगे। कंट्रीज ऑफ एक्सपोर्ट क्या क्या है, किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे भी डिपेंड करता है आपका रिस्क, राइट। ECGC की क्लासिफिकेशन क्या है, कहीं डेस्टिनेशन कंट्री रिस्ट्रिक्टेड में तो नहीं है, राइट। और सिक्योरिटी और कोलेट्रल आप कितना प्रोवाइड कर सकते हो, नेचर एंड वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ECGC कवर आपके पास है या नहीं, अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ ECGC पॉलिसी और गारंटी टू कवर पेमेंट रिस्क। तो ये सारी चीज़ें बैंक चेक करेगा लिमिट देने से पहले। बैंक क्रेडिट एनालाइज करने के लिए 5C ऑफ क्रेडिट एनालिसिस भी यूज कर सकता है, जिसमें वो क्या चेक करेगा, कैपेसिटी, कैरेक्टर, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या हो गया, सिक्योरिटी जितनी ऑफर करी है वो प्रॉपर है या नहीं। कंडीशन इंडस्ट्री की, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ट्रेड कंडीशन। कैपिटल होगी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर्सन की। कैरेक्टर हो गया पर्सन की रेपुटेशन, कितना रिलायबल है वो, कितना इंटेग्रिटी वाला बंदा है, कितना ईमानदार है बंदा पैसे के मामले में। एंड अबिलिटी की, वो बिजनेस की अबिलिटी कितनी है, जितने का वो फाइनेंस ले रहा है क्या वो उतने का आज तक वो ऐसा तो नहीं कि बिजनेस की नॉर्मल सेल 10 लाख हो रही थी पिछले साल से और अचानक से उसको 1 करोड़ का आ गया ऑर्डर, तो क्या वो पर्सन इतनी कैपेबिलिटी भी रखता है कि इस चीज़ को फॉलो कर पाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये हो जाता है फर्स्ट स्टेज जिसमें बैंक बहुत सारी वेरिफिकेशन करता है, दैट वाज योर स्टेज ऑफ सैंक्शन ऑफ लिमिट, यहाँ पे लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। इसके बाद लिमिट डिसबर्स करनी, इसमें बहुत ध्यान से देखना है। हमने नॉर्मली क्या किया, हमने एक एक्सपोर्टर की ओवरऑल सेल की कैपेसिटी देखते हुए, सब कुछ देखते हुए हमने एक लिमिट सेट कर दी कि हम इस पर्सन को 50 करोड़ तक का फाइनेंस कर देंगे एक्सपोर्ट के लिए, पैकिंग क्रेडिट के लिए, राइट।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की तरह ये 50 करोड़ की लिमिट आपको मिल गई है जैसे एक कैश क्रेडिट लिमिट में होता है, एंड आप इसमें से पैसे निकालते रहोगे, रीपे करते रहोगे। दिस इज नॉट द केस। एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या किया जाएगा, आपको 50 करोड़ की लिमिट दे दी, लेकिन उस लिमिट में आपने मान लो जितने भी ऑर्डर हुए आपके A B C D E, आपने हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग आपने पैसे निकलवाए, और जिस ऑर्डर के लिए जो पैसे निकलवाए हैं वो एक स्पेसिफिक अलग से लोन माना जाएगा। मतलब ये सब एक ही लोन के अंडर नहीं है, हर एक ट्रांजेक्शन का लोन अलग माना जाएगा एंड उसकी पेमेंट अलग से आपको सेट ऑफ करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Each packing credit loan is disbursed as a separate transaction within the overall sanction limit against each confirmed export order। मतलब हर एक के अगेंस्ट बैंक को क्या चाहिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म होना चाहिए या लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए बाहर से। मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कंफर्म्ड ऑर्डर की कॉपी या लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड गुड्स की डिटेल, क्वांटिटी, वैल्यू, शिपमेंट टर्म, शिपमेंट डेट, ये सब कुछ होना चाहिए। एंड बैंक क्या करेगा, बायर की क्रेडिबिलिटी वैल्यूएट करते हुए वो क्या यूज़ कर सकता है उस चीज़ के लिए, ईसीजीसी का स्टेटस या मार्केट रिपोर्ट या फिर डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जैसी एजेंसी को यूज़ करके उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट अबाउट डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमने बोला CIF में अगर ऑर्डर की वैल्यू है तो वहाँ पे उसने फ्रेट एंड इंश्योरेंस माइनस किया सबसे पहले, ये हो गया INR में और ये हो गया USD में। ओके, FOB वैल्यू होगी 70 लाख, उसमें से बैंक ने मार्जिन रखा 14 लाख का, एंड दिस इज द एलिजिबल फाइनेंस लिमिट। डिसबर्सल में बी क्रेडिटेड टू द सप्लायर और एक्सपोर्टर्स करंट अकाउंट विद एंड यूज मॉनिटरिंग। मतलब आपको डिसबर्स करने के बाद भी आप उस चीज़ को यूज़ कहाँ कर रहे हो, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा कि आप पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट ही यूज़ करो। ओके, इसके बाद जो भी पैकिंग क्रेडिट लोन दिया उसकी 10 ईयर, उसका टाइम लिमिट किस तरह से होता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं, वो लोन का टाइम पीरियड देता है बैंक, जितना भी आपका एक्सपोर्ट का साइकिल है। एक्सपोर्ट का साइकिल का मतलब हो गया, आज आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, राइट, ऑर्डर रिसीव होने के मान लो 100 डेज के अंदर आपको गुड्स शिप करने हैं, शिप करने के आपको 30 डेज के बाद पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट साइकिल कितना हो गया हमारा, 130 डेज का हो गया, राइट। अब बैंक जो प्रोवाइड करा आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस, वो क्या करेगा, 130 डेज के आगे आप चाहे, आप मान लो अगर आप ऑर्डर आने के 20 दिन बाद लोन लेने गए हो, तो इसका मतलब 110 दिन बचे हैं आपके पास पेमेंट आने के लिए, राइट, ऑर्डर कंप्लीट करके। तो 110 डेज के बाद बैंक फर्दर आपको कुछ टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है, जो टाइम लिमिट कितनी देता है, वो 90 से 180 डेज तक की देता है टाइम लिमिट। इतना टेन्योर होता है लोन का। अब इसमें मान लो अगर बैंक 90 दिन का टाइम लिमिट प्रोवाइड करता है, तो मतलब जिस दिन भी आपको लोन डिसबर्स हुआ उसके 200 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, जो भी डेट बनेगी वो होगी आपकी लोन की रीपेमेंट की ड्यू डेट। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपको कि पैकिंग क्रेडिट का टर्म जो है वो ऐसे नहीं हम डिसाइड कर सकते कि 1 साल का लोन दे दिया, जितना भी आपका एक्सपोर्ट का ट्रेड साइकिल है उसमें बैंक आपको 90 से 180 डेज तक का क्रेडिट फर्दर प्रोवाइड कर सकता है। एंड ये जो क्रेडिट बैंक ने 180 डेज का प्रोवाइड किया है, इसको फर्दर वो एक्सटेंड कर सकता है 270 तक, या फिर मैक्सिमम 360 डेज तक अगर स्पेशल केस हो। लेकिन 360 से ज़्यादा डेज के बाद आपको, आपने अगर लोन नहीं पे किया तो आपके जितने भी एक्सपोर्ट फाइनेंस के बेनिफिट हैं, मतलब आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, आपको स्पेशल लिमिट्स दी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रेट्रोस्पेक्टिवली रिटर्न हो जाएंगी। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब कि आपने जो पिछले टर्म में भी आपके ऑनगोइंग लोन में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया गया था वो सब वापस ले लिया जाएगा एंड आपको बैंक को पे करना पड़ेगा वो। ओके, इसलिए आप इसमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहोगे क्योंकि रेपरकशन बहुत हाई है। तो आपको पीरियड आई होप अच्छे से समझ आया होगा हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और शिपमेंट डेडलाइन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
अब नेक्स्ट स्टेज हमारी लोन के अंदर क्या आने वाली है? सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट ली, बैंक ने लिमिट कैलकुलेट करी बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस के हिसाब से, सारी चीज़ें चेक करके। फिर बैंक ने उसको डिसबर्स किया, डिसबर्स करने के बाद उसने बता दिया कि आपने इतनी देर में पे करना है। नेक्स्ट एक चीज़ होती है रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। अब रनिंग अकाउंट फैसिलिटी क्या है? इसमें आपको, अगर आप एक रेगुलर एक्सपोर्टर हो तो आपको क्या कर देंगे, आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर जितनी भी एस्टिमेटेड है उसके हिसाब से आपको एक ओवरऑल लिमिट दे दी जाएगी। एंड बस इसमें आपको बेनिफिट क्या एक मिलेगा कि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर साथ ही प्रोवाइड नहीं करना है पैसा निकालने से पहले। आप नॉर्मली अगर एक लिमिट, एक न्यू लोन शुरू कर रहे हो तो आप उसके 30 दिन के अंदर अंदर या तो एलसी या कंफर्म्ड ऑर्डर जो है सबमिट कर सकते हो बैंक को। और क्योंकि यहाँ पर हम लोन वाइज ट्रैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं तो एक एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम लीव फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर रीपेमेंट्स को मान लेंगे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे आपको शायद कम समझ आया हो। एक एक्सपोर्टर है, मान लो वो 1000 एक्सपोर्ट्स करता है पूरे साल में, तो बैंक अगर 1000 ट्रांजेक्शन एक ही बंदे की एक एक मॉनिटर करने लग गया तो बैंक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जितना उसको बेनिफिट है। इसलिए बैंक क्या करेगा, रनिंग अकाउंट की फैसिलिटी दे देगा कि इन सारे एक्सपोर्ट्स के लिए हम आपको एक लोन दे देते हैं, ठीक है। अब इन लोन के लिए मान लो 1000 करोड़ की उसने उसको लिमिट दे दी बैंक ने। फिर उसमें से पर्सन ने पैसे निकाले, उसने पहले पैसे निकाले, मान लो 1 करोड़ निकाला उसने किसी चीज के लिए, फिर उसने 5 करोड़ निकाले, 100 करोड़ निकाला, राइट। अब यहाँ पर हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा किस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये पर्सन एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा डील करता है ना। तो जब पेमेंट्स आएंगी भी तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, हमने कौन सा लोन का अलग अलग बेनिफिट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो पहले पैसा आया है वो सबसे पुराना लोन जो लिया था उसकी पेमेंट है। मतलब अगर इसमें से मान लो 30 करोड़ आ जाता है, ओके, तो उसकी पेमेंट कैसे अप्लाई होगी, सबसे सबसे पहले ये 30 करोड़ में से 1 करोड़ खत्म होगा ये वाला, इसकी रीपेमेंट। फिर 5 करोड़ खत्म होगा, तो इसके बाद बचा 6 निकालने के बाद 24 करोड़, तो 100 करोड़ में से 24 अप्लाई करने के बाद 76 करोड़ जो है वो बचेगा। तो इस तरह से पेमेंट को यूटिलाइज किया जाएगा इन केस ऑफ रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। गॉट इट। तो यही सारी चीजें हैं, अवेलेबल टू एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर विद रेगुलर शिपमेंट साइकिल, allow packing credit without immediate submission of export order or LC, exporter or submit order or LC within 30 days and liquidation is on first in first out basis। first in first out मैंने समझा दिया कि सबसे पहले 1 करोड़ हमने लिया था तो सबसे पहले रीपेमेंट इस 1 करोड़ को रीपे करेगी, ओके। फिर उसके बाद उसने 5 करोड़ लिया, फिर इस 5 करोड़ को करेगी, इससे क्या होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में भी चेंजेस आएंगे। सो दिस इज योर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी। फिर आता है सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑर्डर। अब सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑर्डर ना एक स्पेशल केस में यूज होता है। वो स्पेशल केस क्या है, मान लो एक्सपोर्टर ने क्रेडिट लिया था 1000 यूनिट एक्सपोर्ट करने के लिए टू अ पर्सन सी इन यूएसए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि लोन लिया तो इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए था, बट सी के साथ कुछ हमारा डिस्प्यूट हो गया, या फिर सी मुकर गया बंदा बाद में कि मैंने ऑर्डर नहीं आपसे कंप्लीट करवाना। अब ए पर्सन के पास क्या हुआ, उसने तो 1000 यूनिट बना के रखे हुए हैं, उसने लोन भी लिया हुआ है, उसने क्या कर दिया, डी को एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री के अंदर। तो जो फाइनेंस है वो इससे ट्रांसफर करवा सकते हैं हम, फॉर सी, फॉर एक्सपोर्ट टू सी, टू एक्सपोर्ट टू डी, हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, सब्सटीट्यूट करवा सकते हैं। एक्सपोर्टर कैन सब्सटीट्यूट ऑर्डर, मतलब सी के ऑर्डर की जगह डी पे यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ शिपमेंट फेलियर और चेंज, इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सैंक्शन फाइनेंस। बस कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट के लिए ही यूज हो। नेक्स्ट चीज आ जाती है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। फॉलो अप जो भी है, एक्सपोर्टर के साथ हम उससे मंथली या क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं स्टॉक का, कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट डेडलाइन एंड लोन एंड यूज की, लोन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, वो अपने डोमेस्टिक बिजनेस के लिए ना यूज कर रहा हो।
देन लिक्विडेशन ऑफ पैकिंग क्रेडिट, कि पैकिंग क्रेडिट में जैसे जैसे पेमेंट आती है उसको किस तरह से ख़त्म करना है। पोस्ट नॉर्मली क्या होगा कि एक्सपोर्टर क्या करेगा, सबसे पहला मेथड किस तरह से लोन को वो रीपे करेगा, उसने प्री शिपमेंट फाइनेंस लिया गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करके उसने सेलर के पास भेज दिए, सेलर को मान लो उसने 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, लेकिन इनवॉइस तो अब है हमारे पास प्लस बिल ऑफ लेडिंग भी है, राइट। अब वो क्या करेगा, इस इनवॉइस के अगेंस्ट जाके दूसरे बैंक से क्या करेगा, इसको डिस्काउंट करवा के कैश कर लेगा बिफोर 90 डेज। तो उसके पास तो आज ही कैश आ गया एक्सपोर्टर के पास, जो कैश रिसीव हुआ एक्सपोर्टर को बिल को डिस्काउंट कराने से उसको यूज कर लेगा टू रीपे द प्री शिपमेंट क्रेडिट। सबसे पहला मेथड हो गया ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, मतलब बिल डिस्काउंट वो कब करा सकते हैं, जब वो शिपमेंट कर चुका है, इसलिए उसे कहते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ओके, थ्रू नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग या परचेज ऑफ एक्सपोर्ट बिल। ओके, सबसे पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या यूज कर सकता है, वो सबसे सिंपल, जो भी एक्सपोर्ट किया उसके पैसे आए तो वो क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट के लिए दे सकता है। थर्ड मेथड, बायर से अगर कुछ एडवांस आ गया। फोर्थ मेथड, गवर्नमेंट से जो भी इंसेंटिव मिलने वाले थे एक्सपोर्ट के अगेंस्ट उस चीज को यूज कर लिया पे करने के लिए, या फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड जो एक्सपोर्ट EEFC अकाउंट में पड़े हैं उसको यूज कर लिया। सो दिस इज हाउ पैकिंग क्रेडिट लोन विल बी रीपेड। देन लास्ट टॉपिक है स्टेजेस इन फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस में ओवर ड्यू पैकिंग क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड रिकवरिंग। अब मान लो अगर किसी को लोन दिया बट उसने लोन पीरियड के अंदर अंदर पे नहीं किया, मतलब 360 डेज से भी ऊपर हो गए, तो जो भी ड्यू डेट बनती थी अगर उससे 90 दिन से ज्यादा तक वो पर्सन ने पे नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। एंड उसके जो भी कंसेशनल बेनिफिट्स थे, जो उसको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिल रहे थे या फिर कुछ भी चीज़ें मिल रही थी, वो सब क्या हो जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे एंड फ्यूचर में उसको नहीं दिए जाएंगे। सो दिस वाज योर प्री शिपमेंट फाइनेंस, स्पेसिफिकली पैकिंग क्रेडिट लोन और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, एंड उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं, हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को कवर किया, राइट। तो क्विकली अगर आपको ओवरव्यू चाहिए इस चीज़ का, एक बारी फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या था, आपको जैसे ही एक्सपोर्ट ऑर्डर कंफर्म हुआ उसके अगेंस्ट बैंक आपको फाइनेंस दे देगा, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी FOB के ऊपर, मार्जिन के ऊपर। ओके, मार्जिन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके बाद शिपमेंट फाइनेंस मिलने में काफ़ी स्टेजेस होती है। सबसे पहले आता है सैंक्शन, लिमिट आपको मिलनी, उसमें बैंक बहुत सारे फैक्टर चेक करता है, आपकी कंपनी के रिलेटेड, आपके रिलेटेड, आप कितनी सिक्योरिटी दे सकते हो। एंड 5C ऑफ क्रेडिट एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं एज अ बैंकर आप, टू एनालाइज योर द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बायर। फिर आता है डिसबर्समेंट, की लोन को डिसबर्स कर दिया। लोन को डिसबर्स करने के लिए हमने क्या बोला, हर एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट सेपरेट लोन ट्रांजेक्शन दिया जाएगा एंड उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना होगा। पीरियड हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल प्लस उसके बाद बैंक 90 to 180 डेज अलाउ कर सकता है। एक्सटेंशन अलाउड है 270 डेज की मिनिमम, मैक्सिमम 360 दिन तक आप जा सकते हो। 360 दिन से अगर आप ऊपर गए तो आपके सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने भी आपको वापस करने पड़ेंगे। रनिंग अकाउंट फैसिलिटी मिल सकती है रेगुलर एक्सपोर्टर्स को। उस केस में बेनिफिट ये है कि अगर आप एक ऑर्डर के अगेंस्ट फाइनेंस लेना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली एक्सपोर्ट ऑर्डर देने की नीड नहीं है, आप 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो वो। ऑर्डर सब्सटीट्यूट किया जा सकता है अगर आपका शिपमेंट में फेलियर हो जाता है एंड प्रॉपर आप यूज कर रहे हो फाइनेंस को। देन फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग बैंक करता रहेगा थ्रू स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक ऑडिट, फिजिकल इंस्पेक्शन। एंड इसके बाद लिक्विडेशन किस तरह से होती है, नॉर्मली आप या तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कर सकते हो, या बायर से एडवांस ले सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट के पैसों से आप रीपे कर सकते हो। लास्ट, अगर आपका ओवर ड्यू हो जाता है रीपेमेंट में, तो 90 दिन से ज़्यादा अगर ओवर ड्यू होता है तो वो लोन NPA बन जाएगा और उसको जितने भी बेनिफिट दिए थे वो वापस ले लिया जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा समरी ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस के स्टेजेस।
नेक्स्ट प्री शिपमेंट फाइनेंस में हमने सेकंड पढ़ा था, दैट वाज प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, राइट। जो ऊपर वाला था वो आईएनआर में दिया, ये आपको फॉरेन करेंसी में दे रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी आपको यूएसडी, जीबीपी, ब्रिटेन पाउंड, यूरो और जापानीज येन, ये कुछ मेजर करेंसीज में दिया जाता है जो इजीली कन्वर्टेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक्सपोर्ट क्रेडिट को इंटरनेशनली कंपेटिटिव रेट पे देना। इंटरनेशनली कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट आपको मिलने, इंटरेस्ट रेट किस चीज़ से लिंक हो सकते हैं, इंटरनेशनल अ, इन जो बेंचमार्क होते हैं इंटरेस्ट के, राइट, जैसे एसओएफआर, यूरिबोर, सोनिया फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, राइट। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट के यूज़ कर सकते हैं। एलिजिबल एक्टिविटीज कौन सी हैं, तो अगर आप डोमेस्टिक या इंपोर्टेड इनपुट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन दैट केस आप पीसीएफसी ले सकते हैं। मतलब या तो आप डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ले रहे हैं एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर आप इंपोर्ट करके प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट, तो वहाँ पर भी आपको फाइनेंस ये वाला मिल सकता है। लोन की मैकेनिक्स क्या है, तो सिमिलरली जैसे आईएनआर में हम पैकिंग क्रेडिट देते हैं, सिमिलरली वैसे ही होगा। आपको एक कंफर्म ऑर्डर देना होगा या एलसी प्रोवाइड करनी होगी, मार्जिन, टेन्योर, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें जैसे हमने पिछले पैकिंग क्रेडिट में पढ़ी सेम अप्लाई हो जाएंगी। ओवर ड्यू क्रिस्टलाइजेशन, अगर आपने 30 डेज के अंदर पे नहीं किया पोस्ट ड्यू होने के बाद, तो आपका लोन क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा इनटू आईएनआर। मतलब आपको फॉरेन करेंसी में दिया गया था, सबसे पहले उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, ताकि हमारा फॉरेन रिस्क, फॉरेक्स रिस्क जो है उससे बच सके बैंक, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी अगर आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की। बैंक किन सोर्सेज से फंड ले सकता है ऐसे लोन के लिए, तो ईएफसी से ले सकता है, आरएफसी, एस्क्रो, ओवरसीज बोरोइंग, तो ये सारे सोर्सेज हो गए बैंक के फॉरेन करेंसी के, राइट। एक्सपोर्टर को एडवांटेज क्या है कि जो हमारा इंडिया में इंटरेस्ट रेट है ना वो काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट फॉरेन करेंसीज में क्योंकि उनकी करेंसी भी हाई वैल्यू में है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम लगता है, तो इसलिए कम रेट पे उसको लोन मिल रहा है। प्लस जो उसको पेमेंट आनी है एक्सपोर्ट करने के बाद वो भी फॉरेन करेंसी में ही आनी है, तो वहाँ से इजी रहेगा उसके लिए अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। तो ये हो गया पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर या कमोडिटी। तो स्पेसिफिक सेक्टर या कमोडिटी में सबसे पहले आ जाता है सब सप्लायर को पैकिंग क्रेडिट देना। अब सब सप्लायर क्या है, जैसे एक एक्सपोर्टर है, ये किसी कंट्री में सामान बेच रहा है इंपोर्टर को, राइट। एक्सपोर्टर सामान बेचने के लिए किसी फर्दर पर्सन से परचेज करता होगा, ए लिमिटेड मान लो, राइट। तो ए लिमिटेड क्या है, सप्लायर हो गया एक्सपोर्टर का, जो उसको स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट के लिए ही सामान प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी पैकिंग क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, ठीक है। ये कैसे होगा, इट इज प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हु सप्लाई गुड्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर होल्डिंग कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर और लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर मतलब जो मेन एक्सपोर्टर है वो एक डिक्लेरेशन दे देगा या बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा सब सप्लायर के लिए, एंड उसको फाइनेंस मिल जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट दोनों एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर और सब सप्लायर दोनों को दे दिया जाएगा फॉर देयर प्रोसेसिंग पीरियड, बट टोटल परमिसिबल साइकिल जो है वो एक्सपोर्ट कमोडिटी के हिसाब से होगा, मतलब टोटल पीरियड आप एक्सीड नहीं कर सकते हो दोनों। बैंक को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस केस में डबल फाइनेंसिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि दो लोगों को आप फाइनेंस कर रहे हो, एंड रनिंग अकाउंट फैसिलिटी सब सप्लायर को प्रोवाइड नहीं की जा सकती। देन आता है पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट ऐसा जिसमें गुड्स एक्चुअली कंट्री से नहीं जा रहे हैं, बट पेमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज में करी जा रही है। जैसे कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो
include supply to project funded by multilateral agency like वर्ल्ड बैंक, KDB, यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो उस केस में आपको डीम्ड एक्सपोर्ट के ऊपर भी पैकिंग क्रेडिट मिल जाएगा INR में या फॉरेन करेंसी में, आफ्टर वेरीफाइंग फॉरेन करेंसी पेमेंट क्लोज। देन नेक्स्ट है पैकिंग क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ ऑर्डर वैल्यू, मतलब आपकी ऑर्डर वैल्यू से ज़्यादा का आपको पैकिंग क्रेडिट कुछ केसेस में मिल सकता है, वो हम देखते हैं कब होगा। फॉर इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली एक्सीड द फाइनल एक्सपोर्ट वैल्यू, मतलब जितना आप फाइनल एक्सपोर्ट करने वाले हो उससे ज़्यादा का वैल्यू का आपका रॉ मटेरियल है, तो इन दैट केस बैंक अलाउ एक्सेस फाइनेंस बट स्ट्रिक्टली मॉनिटर लिक्विडेशन फ्रॉम डोमेस्टिक सेल प्रोसीड्स। तो इस केस में सबसे पहले आ जाता है जैसे कि कैश्यू का एक्सपोर्ट जो होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ कैश्यू नट कॉस्ट 3 to 4 times द एक्सपोर्ट वैल्यू। बाय प्रोडक्ट उसमें क्या निकलता है, कैश्यू शेल प्रोसेस्ड इनटू ऑयल इन्फीरियर नट सोल्ड लोकली, मतलब जितने का एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा का आपको कई बार कॉस्ट पड़ जाती है, बट उसके बाय प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, तो इधर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर की वैल्यू से ज़्यादा का ऑर्डर पैकिंग क्रेडिट मिल सकता है। देन डी ऑयल्ड केक, ऑयल सीड क्रश्ड इनटू डोमेस्टिक मार्केट, तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा का मिल सकता है क्रेडिट। देन वी हैव HPS ग्राउंडनट एंड एग्री कमोडिटी, तो इस केस में भी आपको मिल सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। जो एक्सेस फाइनेंसिंग है वो सिर्फ INR में, आपको फॉरेन क्रेडिट में सिर्फ FOB वैल्यू तक का ही लोन मिल सकता है। पैकिंग क्रेडिट फॉर सर्विस एक्सपोर्ट, अगर आप सर्विस का भी एक्सपोर्ट कर रहे हो उस केस में भी आपको पैकिंग क्रेडिट मिल सकता है, बट कौन से एक्सपोर्ट होने चाहिए, जो WTO के गैट्स फ्रेमवर्क में आ रहे हो। इंक्लूड्स IT, BPO, कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, लीगल सर्विसेज एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर प्री एग्जीक्यूशन कॉस्ट, मतलब आपको वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपका सेल होने से पहले आपने जो सैलरीज देनी है, ऑफिस का रेंट, यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस, ये सारी चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी रीपेमेंट कर पाओ। बैंक सेस फाइनेंशियल एक्सपोर्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेट टेन्योर मार्जिन अकॉर्डिंगली। लिक्विडेशन मतलब रीपेमेंट कैसे होगी, जैसे ही आपको बाहर से पेमेंट आती है उससे आप लोन को रीपे कर सकते हो, या फिर जो बिल्स आपने रेज किया फॉरेन क्लाइंट को उसको डिस्काउंट करके रीपे हो सकता है। पैकिंग क्रेडिट फॉर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स, मतलब जो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एग्री एक्सपोर्ट जोन में, उनको भी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो भी एक्सपोर्ट यूनिट का फॉर्मल टाई अप है लोकल फार्मर के साथ, इसके अंदर कवर क्या क्या होगा, कौन सी कॉस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने की कॉस्ट, फार्मर को जो इनपुट प्रोवाइड किया लाइक सीड्स, फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा, और जो भी आपने फिर उस प्रोड्यूस के ऊपर जो भी आपने प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी इसके अंदर। मेन कंडीशन क्या है, बैंक को चेक करना होगा कि फार्मर के साथ ऑलरेडी टाई अप है या नहीं, एंड फंड्स प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो दिस वाज आवर चैप्टर अबाउट प्री शिपमेंट फाइनेंस, जिसमें हमने मेनली देखा कि पैकिंग क्रेडिट किस किस तरह का हो सकता है, बैंक क्या क्या चीज़ें देखता है। टाइम लिमिट आपको कुछ को याद रखनी है, जैसे कि PCFC में 30 दिन तक अगर आपने ड्यू होने के बाद पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा, लोन आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा इनटू INR। वैसे पैकिंग क्रेडिट में बैंक आपको 180 डेज, 90 से 180 डेज प्रोवाइड करेगा, बट अगर आपने उसमें एक्सटेंशन मांग ली तो 270 से 360 दिन दे सकता है। 360 से ज़्यादा दिन हो गए तो आपके जितने भी बेनिफिट है वो वापस ले लिए जाएंगे रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मेन टॉपिक इसमें था PC EPC का ही, उसको डिटेल में याद रख लेना, बाकी में छोटी छोटी डिटेल है। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।